हो रहा था ऑफिस में। कैसे हैं? ठीक है सर। बिल्कुल बढ़िया। मौसम बारिश का आई एम नुकसान भी ऑडिबल? होता है। या वेरी क्लियरली। हम इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ अच्छा, 5। एक मिनट में शुरू करते हैं। अच्छा। जी जी जी। हमारे विदस हमारे साथ हमारे एमडी साहब भी हैं, अजीत सिन्हा सर। ही इज ऑल्सो देयर फॉर शुरुआत में है तो नमस्कार सर, मैं बस कोऑर्डिनेशन के लिए हूँ, बाकी तो यही लोग हैं। नेगी नहीं साहब, बट पारितोष जी। पर आपसे भी इस जरिए से मिल रहे हैं सिन्हा साहब, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस इंटरव्यू। थैंक यू। हेलो, स्टार्ट तिमोथी जी। जी हाँ जी। हाँ, प्लीज लेट्स स्टार्ट। In this series of our Pioneer Talk, we are very pleased that कर्नल अजय कोठियाल, जो एक मतलब एक मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी हैं, वो आज हमारे साथ हैं इस पायनियर टॉक के शो में। कर्नल साहब, आपका स्वागत है। कर्नल अजय कोठियाल जी, इनका परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, एटलीस्ट उत्तराखंड और सब उसमें, लेकिन फिर भी इनका जो एक जो होल कैरेक्टर, एक पर्सोना, इट इज वेरी फैसिनेटिंग। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कर्नल साहब ने 1992 में ही ज्वाइंड इंडियन आर्मी एंड ही इज अ डेकोरेटेड सोल्जर। आपको शौर्य चक्र, आपको कीर्ति चक्र, और फौज में इन्होंने अपने कई ऑपरेशंस अटेंड किए जिसमें पार्ट लिया, और जिसमें इन्होंने कई टेररिस्ट को भी इन्होंने मारा था। साथ में इनका दूसरा फेसेट है माउंटेनियरिंग का। ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग NIM के प्रिंसिपल रहे। उसके बाद ये अपने कर्नल साहब एवरेस्टर भी हैं। एक तीसरा जो इनका है, केदारनाथ डिजास्टर में कर्नल साहब का जो रोल था, वो एक अपने आप में एक एग्जाम्पलरी था। जिस कंडीशन में केदारनाथ था, हम सुनेंगे उनसे कि किस प्रकार उन्होंने उसमें वो किया। तो केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन में कर्नल साहब का एक जो योगदान है, वो बिल्कुल एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। उसके कर्नल साहब का इसके एक अलग फेसेट है, वो है सोशल। उनका जो अपना जो सामाजिक जो आप क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, यूथ फाउंडेशन के साथ कर्नल साहब ने हजारों ऐसे लड़के हैं तो ट्रेनिंग, थाउजेंड्स ऑफ सच पीपल हु आर सर्विंग द आर्म्ड फोर्सेस, और पूरे उत्तराखंड में इनके सेंटर्स हैं यूथ फाउंडेशन। तो और अब एक नया फेसेट उनके जुड़ा है, ही हैज टेकन अ पॉलिटिकल प्लंज, और आम आदमी पार्टी इन्होंने ज्वाइन। इनफैक्ट पायनियर वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर, इन्होंने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया कि कर्नल साहब इज गोइंग टू ज्वाइन आम आदमी पार्टी। तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी आवाज थोड़ी, आपकी ना आवाज इको होके आ रही है, क्या मेरी क्लियर है आवाज? आपकी हाँ क्लियर आ रही है। आपकी आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? आपकी क्लियर है। आप हो गए किमोटी साहब? हाँ जी सर, नमस्कार। जी बिल्कुल किमोटी जी, आपकी आवाज क्लियर है। थोड़ा सा इशू है, वी आर वेरी सॉरी फॉर इट। तो हेडफोन पास में रखते हैं, हेडफोन। हाँ ठीक। हेलो। तो सबसे पहला हम शुरू करते हैं। पहला सवाल कर्नल साहब आपसे कि आप केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व रहे, क्या आपका एक्सपीरियंस है और क्या उसका स्टेटस आज लगता है कि क्या उसमें केदारनाथ रिकंस्ट्रक्शन के बारे में प्लीज बताइए, केदारनाथ आपदा के बारे में बताइए। देखिए क्या हुआ कि मैं तो पहले जब इंडियन आर्मी में था, तो क्योंकि मेरा, आपने जैसे बताया, माउंटेनियरिंग भी एक मेरा एक फोटे रहा है, तो 2013 में अप्रैल में मेरी पोस्टिंग आई नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एज प्रिंसिपल। अब वैसे ना आपदाएं तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी पोस्टिंग आई अप्रैल में, उसके ठीक 2 महीने के बाद में, 2-2.5 महीने के बाद सबसे बड़ा डिजास्टर जिसे बोलते हैं, हिमालय सुनामी, केदारनाथ डिजास्टर, उत्तराखंड फ्लड्स, वो आ गया। क्योंकि NIM का रोल होता है माउंटेनियरिंग में स्टूडेंट्स को इनकरेज करना, उनको ट्रेन करना। NIM का रोल होता है कि पहाड़ों में जब डिजास्टर आते हैं तो सर्च एंड रेस्क्यू के कैसे ऑपरेशन कराए जाते हैं, उसके कोर्स कराए जाते हैं NIM में। तो इस वजह से इनिशियली हमारा रोल आया गंगोत्री में रेस्क्यू का। पर गंगोत्री में जिस तरीके के रेस्क्यू हमारी टीम ने करे, उसको देख के गवर्नमेंट ने 2014 में हमको बोला
पहले तो 2000 बोले एक ऑल्टरनेट रूट देखो केदारनाथ का, क्योंकि कोई जा नहीं पा रहा है। एक के बाद में एक बार यात्रा कपाट खुलवाने के बाद में जो प्रोसेस होती है, रिलीजियस फंक्शन होते हैं, वो कंडक्ट करा। लेकिन मेन रोल आया 2014 में, जब क्योंकि केदारनाथ से सोनप्रयाग जो 22 किलोमीटर का रास्ता है, वो पूरा रास्ता डिस्ट्रॉय हो गया था। मंदिर के आसपास जितने तीर्थ पुरोहितों के घर हैं, जितने यात्रियों के लिए सेटअप होते हैं, हेलीपैड्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, सारे खत्म हो गए थे। तो हमको बोला कि आप एक यात्रा शुरू कराने की कोई प्रोसेस देखिए कि मतलब ये नहीं होना चाहिए कि इंसान कोशिश ही नहीं कर रहा है, इतनी बड़ी आपदा के बाद में लोगों के इमोशंस पूरी दुनिया भर से मंदिर की तरफ है। साथ में ये भी था कि जो गवर्नमेंट की जो कंस्ट्रक्शन है, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि यात्रा को लिमिटेड खाली बस के मंदिर खोला जाए, और नॉर्मल जो तीर्थ पुरोहित को छोड़ करके जो नॉर्मल इंसान जो जाता है उसको 5 साल तक रोका जाए, ताकि रिकंस्ट्रक्शन का सेटअप क्रिएट हो जाए। जी। अब उस टाइम पे हम गए, इनिशियल में चैलेंजेस भी काफी थे हमको। जैसे ही हम रामबाड़ा पहुंचे तो हमको कभी कोई बच्चों की बॉडीज मिलती थी, कभी वो घोड़े खच्चर एक साथ बहुत सारे जो मर चुके थे वो मिलते थे, तो थोड़ा अनसर्टेन इन्वायरमेंट था। लेकिन धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट में जब हम आगे बढ़ते गए, तो गवर्नमेंट ने, वैसे तो NIM और मैं कोई इंजीनियर नहीं है, लेकिन हमको एग्जीक्यूटिंग एजेंसी बना दिया, और फिर धीरे धीरे हमने वो प्रोसेस शुरू करी, जिसको आज मतलब सभी जानते हैं, केदारनाथ पुनर्निर्माण एक बड़े स्पीड से चल। उसके बाद क्योंकि ये प्रोसेस चल रही थी, तो अब उसके पहले तो था रिस्टोरेशन, लेकिन जब प्रोसेस तेज हुई तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग आनी शुरू हो गई। फिर NIM को टास्क मिल गया रिकंस्ट्रक्शन का, और सारा रिकंस्ट्रक्शन का जो मेजर टास्क है उस टाइम पे कोई 4 साल में हमने जब कंप्लीट करा, तो तब उसके बाद में फिर हम उस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली हट गए। इनडायरेक्टली हमारा कहीं ना कहीं रोल रहा कि हम इसमें एडवाइस करते रहे। आज वो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, हम कहीं ना कहीं इसमें एडवाइजरी उसमें है, जो कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस चल रहे हैं, अच्छे कंस्ट्रक्शन का अच्छा काम चल रहा है। खाली बस मेरा ये सुझाव है कि इसमें जैसे एक मास्टर प्लान बना है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड और GSW, सज्जन जिंदल जी जिसके मालिक हैं, उन्होंने मिलकर बनाया था। उसमें बड़े अच्छे तरीके से ना सब कंडीशंस देखी गई है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी होने चाहिए, तीर्थ पुरोहितों को भी कंसिडर करना चाहिए, यात्रियों को कैसे फैसिलिटेट करा जाए अच्छे तरीके से यात्रा में जाए, इन्वायरमेंटल जो क्लॉजेज होते हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक जोन भी है, इन सबको देखते हुए एक अच्छा मास्टर प्लान बना है। खाली ये है कि क्योंकि PMO भी उस मास्टर प्लान को मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि वहां पे सारी दुनिया इस आस्था की तरफ आती है केदारनाथ में, तो उसको बहुत स्पीड से होना चाहिए। मेरे को कई बार लगता है कि शायद कुछ कारणों से, जो मेरे को अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन काम कई बार स्पीड से नहीं हो पा रहा है। काम की क्वालिटी अच्छी है, मॉनिटरिंग अच्छी है, तो ये चीज हमें देखने की जरूरत है मेरे ख्याल से केदारनाथ का। बाकी तो एक अच्छा सब कुछ सेटअप बन चुका है। केदारनाथ, कर्नल साहब, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया है, और एक तरह से वो डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं। तो जो आपने एक कंसीव किया था, जो आप सोच रहे थे, जो आपने कहा कि रिलीजियस सेंटिमेंट भी हट नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंटल पार्ट भी होना चाहिए, अभी आप उसके क्या स्टेटस देखते हैं? क्या वो आप समझ रहे हैं ठीक हो रहा है जो जिस प्रकार से अभी जो चला है? देखिए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स और ये जो इन्वायरमेंटल हैं, इनको तो कंसिडर करा जा रहा है इस मास्टर प्लान में बड़े अच्छे तरीके से। जो आर्किटेक्ट रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको उसमें इन्वॉल्व रहे हैं इस चीज में। खाली ये है कि एक तो हो गया कि मास्टर प्लान बन गया है, ये यकीन करना कि मास्टर प्लान के हिसाब से, उस सोच के हिसाब से जो कि PMO भी बोल रही है, जो कि आज सब उम्मीद करते हैं, ग्राउंड पे एग्जीक्यूट होना चाहिए अच्छे तरीके से। क्योंकि ग्राउंड एग्जीक्यूशन भी ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि प्रोजेक्ट तो बन जाता है, पर वो एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, वो बहुत जरूरी है वो देखना। राइट सर। एक आपसे ये जानना था, आप ऑब्वियसली यू फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, अब यू हैव टेकन अ प्लंज इनटू पॉलिटिक्स। अब हम जनरल पब्लिक परसेप्शन ये होता है डर्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को लोग नीची नजर से देखते हैं। तो आप अपना जो है, हाउ विल यू मेंटेन योर स्टेटस एंड कैरेक्टर इन दिस सिनेरियो? बहुत सही बोल रहे हैं आप, पर मेरे को लगता है इसमें ना कुछ बहुत हमें करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल एग्जांपल अगर कोट करूं, मतलब जो मैं समझता हूं, स्टेटस, कैरेक्टर, एक फौजी एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में वो आम जनता से काफी टाइम तक अलग रहता है, क्योंकि उसकी ना रिक्वायरमेंट, ड्यूटीज इस टाइप की होती है देश की तरफ, कि वो एक फौजी इन्वायरमेंट में ही रहता है। अब कैरेक्टर की बात है, पॉलिटिकल कैरेक्टर, पॉलिटिकल उसमें हमारा कैसे कैरेक्टर को हम मेंटेन करेंगे या जैसे लोग देखेंगे।
मैं समझता हूँ कि अगर हम झूठे वादे कर रहे हैं, उस वाले में आ गए हम बोलने में कि भाई हाँ ठीक है कर देंगे, तो ना ये हमारा फिर वो पॉलिटिकल कैरेक्टर चेंज हो रहा है। मैं समझता हूँ अगर मैं दूसरे की बात पे, जैसे पॉलिटिकल फील्ड में होता है कि भाई सीनियर उठक बैठक करने की कार्रवाई, अगर मैं वो करना शुरू कर दूंगा, हाँ जी करूंगा, तो फिर मेरा कैरेक्टर अलग दिखेगा, जो आज मेरा कैरेक्टर शायद सब लोग देखते हैं। मैं समझता हूँ अगर मैंने पैसे खाने शुरू कर दिए, मेरा बन गया होटल गोवा में, तो फिर वो देखेंगे कि हाँ अच्छा तो ये वो अजय कोठियाल है, जो कैरेक्टर चेंज हो गया है। मैं समझता हूँ अगर मैं आंख में आंख मिला करके जैसे आज देखता हूँ सबको, उस कॉन्फिडेंस के साथ देख सकूँ और मेरी आंखें ना डगमगाए, तो शायद कैरेक्टर ठीक रहेगा। अब इसी चीज को ना मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा अभी तक का जो कैरेक्टर है, यहाँ तो ये तो पॉलिटिकल फील्ड है बड़ा अलग होता है, बहुत चैलेंजिंग भी होता है, अभी सीख भी रहा हूँ बहुत सारी चीजें। लेकिन एक दूसरा फील्ड है जो मेरी 27 साल की नौकरी रही है, उस फील्ड में भी कैरेक्टर देखा जाता है। उसमें तब कैरेक्टर देखा जाता है जब आप दुश्मन से लड़ रहे हो, जब जिंदगी और मौत का सवाल है। डर आपको लगता ही लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप इंसान हो। उसके बावजूद सामने जो दुश्मन है, जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं, एक तो दुश्मन होता है कि पाकिस्तान, तो पता होता है उसकी पोस्ट कहाँ पे है। लेकिन यहाँ जो दुश्मन है वो तो पता ही नहीं होता, उसे बोलते हैं छुपा हुआ दुश्मन। मास्क मास्क पहन रखा है उसने, क्योंकि जनता के बीच में है और सिविल सोसाइटी में दिख रहा है। उसके बीच में घुस करके कैसे उसे चैलेंज कर रहे हो अपनी टीम के साथ में कि हम आ रहे हैं और तेरे को ठोकेंगे यहाँ पे, मतलब वो जज्बा, उस जज्बे के लिए वो डर तो दूर करना पड़ेगा। वो डर दूर करने के लिए तरीके हैं, टीम स्पिरिट है, बॉन्डिंग है, ट्रेनिंग है, विचारधारा है, वो भी एक कैरेक्टर होता है। तो मेरे को लगता है जब हम वहां पे डर दूर करने वाला अपना कैरेक्टर दिखा चुके हैं, हमारे अंदर वो भरा हुआ है, तो यहाँ पे तो कैरेक्टर हमें, ये जो मैं 5-6 पॉइंट जो मैं सोचता हूँ बोल रहा था, ये हमें कहीं असर नहीं डालेंगे। राइट नेगी जी, अनम्यूट करिए। हाँ कर्नल साहब, ये आपने अच्छी बात बताई कि जो फौज का जो कैरेक्टर है वो आप लेके जाएंगे पॉलिटिक्स में। आपको बेस्ट ऑफ लक। आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। सीधा सवाल, क्यों उत्तराखंड के लोग आम आदमी पार्टी को वोट दें? पहली बात। दूसरी बात, जहां पर लोगों का एक परसेप्शन है, एक ये परसेप्शन है कि अरविंद केजरीवाल जी प्रोमिसेस तो बहुत करते हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं करते, डिलीवरी में थोड़ा दिक्कत आ जाती है, तो आम आदमी पार्टी को हम वोट क्यों करें, हम उत्तराखंड के लोग? देखो, सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि आज जो मतलब जरूरत आ रही है उत्तराखंड में, हम बोलेंगे उत्तराखंड, या शायद शुरू में उत्तरांचल था 20 साल पहले, 21 साल का ये यंग उत्तराखंड है अभी। जब ये बना था जी। अलग होकर के यूपी से, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सबकी इच्छाएं थी कि यूपी में रहते हुए पहाड़ को बहुत ज्यादा कंसिडरेशन नहीं मिलती है, उसको देखते हुए उत्तराखंड बना। तो उस टाइम पे उत्तराखंड के बारे में बहुत सारी सोचें थी, कैसे एक अच्छा हम पहाड़ का क्षेत्र, उत्तराखंड की तराई का इलाका, प्लेन के इलाके को कैसे हम डेवलप देखेंगे। अब जब इतने टाइम तक नहीं हुआ है उत्तराखंड में कोई प्रोग्रेस दिखने की कार्रवाई, तो उसका तो मैं एग्जांपल इस तरीके से बोलूंगा कि पिछले जैसे 2-2.5 महीने से मैं पहाड़ों में घूम रहा हूँ। औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, जी। जल्दी रीढ़ की हड्डी है पहाड़ में। आप देखो तो जब सड़क में देखो तो वो 80-80 केजी की घास लेके चल रही है, दिन भर काम कर रही है। जी। औरत सबसे ज्यादा बिजी हो जाती है जब रुपाई का टाइम आता है, मतलब अपनी दिनचर्या को छोड़ करके, क्योंकि रुपाई के टाइम पे जब धान लगता है, जब वही उनके पूरे साल भर के खाने पीने का एक जरिया बनता है, मतलब राशन का घर में पैदाइशी हो रही है। अब वो औरत, महिलाएं, जब मैं ऊपर घूम रहा हूँ, वो आज इस बात में बात कर रही है कि बेटा हमें तो छोड़, हमारे लड़के का रोजगार का क्या है। वो कहती है कि बेटा ये बता कि ये जो 2 पार्टियां हैं इन्होंने हमको वो बिल्कुल वो मांग कर रहा था। दिया है, तो एक तीसरी पार्टी कैसे लेके आए। मेरी जी। आवाज आ रही है ना? जी। ओके। ओके। तो तीसरी पार्टी कैसे लेके आए, तीसरा विकल्प। अब जब वो देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी में मैं उदाहरण देता हूं कि आ, पहाड़ की क्या समस्या है, हेल्थ समस्या है। सब अच्छे हॉस्पिटल आम आदमी पार्टी ने डिलीवर करे हैं दिल्ली में, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं बात करूं एजुकेशन की समस्या, तो उन्होंने अच्छे स्कूल बनाए, ये तो दिखता ही है बिल्कुल। अगर मैं बोलूं रोजगार, तो उन्होंने ऐसे ऐसे मॉडल और क्रिएट करे हैं जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। पहले तो जब स्कूल में बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग ही इतनी बढ़िया हो रही है कि वो एक मतलब उसका माइंड
बिल्कुल अपनी विजन को लेकर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शार्प हो जाता है, तो वो ना पहले तो खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देख रहा है, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब, वो देख रहा है मैं कोई फैक्ट्री लगाता हूँ, कोई नया स्केलेबल कोई प्रोजेक्ट लगाता हूँ, इस तरीके की चीजें। लेकिन साथ में और कई जो छोटे छोटे तरीके होते हैं एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के, जैसे दिल्ली में इन्होंने क्या करा, बस में एक सिक्योरिटी का एडिशनल बंदा लगा दिया। अब कितनी बसें होंगी अंदाजा लगा सकते हैं, दिल्ली जैसी जगह में वहां पे वो बंदा तो लग गया। उसका एडवांटेज क्या हुआ सिक्योरिटी वाले का, कि औरतें महिलाएं वो भी बस में ना सेफ समझ के अपने को बैठनी शुरू हो गई। अब सेफ समझनी शुरू हो गई बैठने को, महिलाओं को बस में बोल दिया गया कि तुमको फ्री में ट्रेवल करने की वो तुम्हें ये दी जा रही है। तो वो क्या कर रही है, अपने घर से जा रही है सुबह, बस में अपने को सिक्योर समझ रही है, वो मेन सब्जी मंडी में जाकर के सब्जी खरीद रही है, घर के पास वो खरीद रही है 80 रुपए का, मेन सब्जी में मंडी में खरीद रही है वो 35 रुपए का, तो वो एक सब्जी की जगह 2 सब्जी ला रही है, घर का माहौल अच्छा हो रहा है। मतलब ये एक सब ये ना एक कनेक्टेड प्रोसेस जो है आपस में एक दूसरे को जोड़ी हुई। बिजली कोई शक नहीं है वहां पे समझा गया कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी रिक्वायरमेंट है 200 यूनिट की, 200 यूनिट बिजली तो वहां पे मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी पानी वहां पे कोई डाउट नहीं है, पानी मिल रहा है। तो अब मतलब अगर पार्टी ने ये सब प्रूव कर दिया है, मैं अपनी बात करता हूँ, क्या केदारनाथ मॉडल पे कोई क्वेश्चन करेगा कि ये कामयाब नहीं हुआ है? आपने बोला यूथ फाउंडेशन, क्या कोई बोलेगा कि यूथ फाउंडेशन से लड़के नहीं निकले? वो तो भर्ती हो रखे हैं इंडियन आर्मी में, उनके परिवार वाले आज भी हमसे जब मिलते हैं तो हमको तो मतलब मजा आता है बिल्कुल अच्छे तरीके से, जबकि मॉडल साबित हो रखे हैं। तो इसमें कोई मेरे को तो लगता नहीं है कि लोग इसको कहेंगे कि क्यों ये पार्टी, वो कहेंगे यही पार्टी तो होनी चाहिए, और ये बोल भी रहे हैं। हाँ जरूर थोड़ा चैलेंज है, हम उस चैलेंज को लेकर के चल रहे हैं, नई पार्टी है तो संगठित होना है, कर रहे हैं इस कार्रवाई को। अच्छा कर्नल साहब, अभी केजरीवाल जी जब आए थे अभी रिसेंटली देहरादून, तो उन्होंने बिजली इलेक्ट्रिसिटी को लेके 4 गारंटीज दी, प्रोमिसेस भी नहीं, सेट गारंटी दे रहा हूं मैं। एक तो 300 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी, किसानों को फ्री बिजली, 24 घंटा बिजली सप्लाई और पुराने बिल्स का वेवर। तो क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि वो दिल्ली जैसे पॉपुलिस्ट मेजर्स इधर उन्होंने अनाउंस कर दिए, वो फीजिबल है कि नहीं वो बाद में छोड़िए, बट वो पॉपुलिस्ट मेजर्स पे जा रहा है। और उत्तराखंड के जो असली मुद्दे हैं, जैसे आपने भी बोला, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इस पे उन्होंने फोकस नहीं किया जाता। तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या हुआ ये ना, कल जब मेरी गजेंद्र भाई से बात हुई थी कि हमारा ये आज मतलब आपकी चैनल के थ्रू, पायनियर फेमस जो है उसके थ्रू हम बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर पाएंगे, तो ये इत्तेफाक था। हमारे क्लास फेलो हैं, यही देहरादून के पढ़े हैं, तो ऐसे ही हमारे जो क्लास फेलो हैं, हमारे दोस्त हैं, उसमें एक है जगमोहन भाई, मेरा क्लास फेलो है 10th क्लास में हाथीवड़ कला सेंट्रल स्कूल में। ये जो उत्तराखंड आंदोलन हुआ था उसमें उसका मेजर रोल रहा है, मतलब एक कैरेक्टर वाला आदमी भी है। तो ऐसी बात हो रही थी, तो वो मेरे को समझा रहा था, कहता सरकार क्या करती है, एक मुद्दा बोलती है, आप जब तक उस मुद्दे को समझोगे, आम आदमी समझेगा, तब तक दूसरा मुद्दा आ जाता है, जब तक वो समझेगा तब तक तीसरा आ जाता है, मतलब कंफ्यूजन टोटली। तब मैं वैसे ही बोलना चाहता हूँ कि हम तो सारे मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए। उदाहरण है, आए अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने बिजली के बारे में बताया, अब कैसे इसको हम ग्राउंड पे लेकर के जा रहे हैं, हर घर जिसमें कि इंडिविजुअल को फायदा होगा, उसके एक कोई तरीके भी तो बनाने पड़ेंगे ना। खाली ये नहीं बोल सकते कि भाई अधिकारी को बोलेंगे और कर देंगे, वो तरीके हम दिखाना चाहते हैं। तो मान लो पहला मुद्दा है बिजली, अब बिजली के मुद्दे को हम 6-7 दिन में जब सब आम आदमी को समझा देंगे, खाली बोला नहीं गया है, ये देखो ग्राउंड पे कैसे हो रहा है, जब वो चीज हो जाएगी उसके बाद हम दूसरा मुद्दा लेके आएंगे। इसमें कोई 6 महीने 8 महीने नहीं लगाएंगे, सब एक प्रोसेस है, एक तरीका है। लेकिन इंडिविजुअल मुद्दे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, इनको इंडिविजुअली हमें शायद धीरे धीरे करके समझाना है। अगर हम बोल देंगे कि केजरीवाल जी आए और बोल देंगे रोजगार भी होगा, हॉस्पिटल भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, तो वो तो ना कंफ्यूजन हो गया सारा का सारा। इसलिए ये एक तरतीब है, समझदारी कहती है कि तरतीब के हिसाब, तरतीब को बना करके ही चीजों को लेकर के चलना चाहिए। तो ये तो वो वाला तरीका है, इसमें कोई ये नहीं है कि एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं, सारे टॉपिक्स हैं प्राइमरी टॉपिक। जैसे इससे क्या हुआ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, क्योंकि अब हम लोगों ने ना लोगों को कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया, तो कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ तो गांव में किसी ने बोला हमारे को तो ना 300 यूनिट की जरूरत नहीं है, 100 यूनिट की जरूरत है। तो हमने कहा ठीक है आप 100 यूनिट लीजिए। उनका क्वेश्चन क्या आया
कहते हैं 100 यूनिट की जरूरत है, तो क्या आप हमको फिर भी 300 दोगे? हमने कहा जरूरत है तो बताओ। कहते जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे घर जो है पहाड़ों में वो होते हैं अलग अलग, सांप बिच्छू घुसते रहते हैं घर में। आज हम बेयर मिनिमम हमने बल्ब लगा रखे हैं, जो कि घर के अंदर अगर हमें एक्स्ट्रा बिजली मिल रही है 300 यूनिट, तो हम तो अपने घर के बाहर भी लगाएंगे। वो बाघ जो आकर के हमारे कुत्ते को मार दे रहा है, हमारे बच्चे को उठा दे रहा है, उसको भी डर लगता है। तो हमारे को ये सिक्योरिटी जो है बिजली की, ये और बल्कि सेफ्टी भी दे रही है, सेफ्टी इनहांस भी कर रही है। अब आप सोचिए अगर इस तरीके से डिस्कशन होकर के ना पॉइंट्स को एड्रेस करा जाएगा, तो क्या वो सही नहीं होगा? तो मुद्दा एक एक करके कन्वे होगा। बहुत जल्दी अगले मुद्दे भी आ रहे हैं। जी जी, ये तो कही आपने, लेकिन ये फ्रीबीज कब तक? देखिए, फ्री लंचेस नहीं होते, देयर आर नो फ्री लंचेस। ये इकोनॉमी पे स्ट्रेस नहीं है इस तरह के पॉपुलिस्ट मेजर लेना। वैसे ही हमारे उत्तराखंड में हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है वो बहुत अनस्टेबल है, पुअर है। हम कहाँ से इसको मैनेज कर पाएंगे इस तरह के पॉपुलिस्ट डिसीजंस को? नहीं, ये पॉपुलिस्ट नहीं है, ये पॉपुलिस्ट से ज्यादा पॉपुलिस्ट रिक्वायरमेंट है। ये हर किसी को आज जरूरत है। आप ऊपर थोड़ा पहाड़ में, मतलब खैर आप लोग भी मेरे को पता जाते ही हैं, आप लोगों को भी जानकारी है। आप अगर देखें तो ये तो दीज आर ऑब्लिगेशंस, आई रादर से। हमारी कंट्री में हमारी सरकार की ऑब्लिगेशन होनी चाहिए कि मैं एक युवा को अच्छा नागरिक बनाऊं। अच्छे नागरिक बनाने के लिए मेरे को उसको स्वच्छ हवा देनी चाहिए, जो हमें इन्वायरमेंट पॉल्यूशन देखना है, हमें उसे स्वच्छ पानी देना चाहिए, हमें उसे स्वच्छ बिजली रिक्वायर्ड बिजली देनी चाहिए, ताकि पूरा कैरेक्टर जो एक समाज का बन रहा है वो ठीक तरीके से चले। तो ये फ्री बीज नहीं है, फ्री लंच अलग है। फ्री लंच में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ये फ्री बिजली देने के टाइम पे फ्री लंच नहीं होने चाहिए। ये अगर बोलूं मैं कि दिल्ली में ऐसा तो नहीं है कि बिजली नहीं दी जा रही है, बल्कि 200 यूनिट दी जा रही है। दिल्ली में तो बिजली आ रही है, उत्तराखंड में मतलब जो बन रही है उसके बाद में उसको दिया जा रहा है उसी बजट के अंदर जो एनुअल बजट है दिल्ली गवर्नमेंट का। क्या उत्तराखंड और दिल्ली में कोई बहुत ज्यादा फर्क है एनुअल बजट में? मतलब मैं एग्जैक्ट फिगर हो सकता है ना बोल पाऊं, तो मेरे को जो समझ में आता है कि करीब 50,000 करोड़ का उत्तराखंड का। हाँ ठीक है, 50-55 उत्तराखंड का हो गया, 59-60 करोड़ का 1000 करोड़ का इसका हो गया अपना दिल्ली का। आज कहीं मैं देख रहा था, वो स्टेटमेंट आ रहा था कि बिजली की लाइन ठीक नहीं है तो उसमें से ना बिजली लीक हो जाती है, कहीं मीटर नहीं है तो इसलिए वो टेम्परिंग हो जाती है। लेकिन किसी, हाँ यही सब टेक्निकल वर्ड, उसी में बिजली जो है आज के मैं कहीं सुन रहा था कि 200-250 करोड़ रुपए का एनुअल खर्चा, मतलब सबको देने में, अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। हमने इसका आइडिया लगाया था कि अराउंड 600 करोड़ अगर ये होगा, सब रफ फिगर है लेकिन समझाने के लिए है। किसानों का साथ में हो गया, ठीक है, 200 करोड़ उसका हो गया, 800 मतलब 1000 करोड़। दिल्ली में 2200 करोड़ का है खर्चा, यहाँ पे 1000 करोड़ का है, तो 1000 करोड़ एसेंशियल चीजों को देखा जाए तो क्यों नहीं उस गवर्नेंस मॉडल में जब स्कीम बनती है उसमें ये डालने की जरूरत है। हाँ ये है कि अगर 1000 करोड़ खर्च हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए कि शो ये करा जा रहा है कि 3000 करोड़ हो रहा है, तब तो हमारा बजट फेल हो जाएगा। हम जो भी ऐसे डिसीजन लेंगे, जो भी कन्वे करेंगे, उसमें फ्रीबीज सोचने वाली बात है, लेकिन हम बजट को देखते हुए और लेके चलेंगे कि क्या ये पॉसिबिलिटी भी है। वही बात है जो आप कह रहे थे, कैरेक्टर बोल तो दिया हमने और कर नहीं पाए, तो वो कैरेक्टर को भी हमने बना के रखना है। हम प्रोमिसेस वही करेंगे जो हमारे हाथ में होंगी। कर्नल साहब, उत्तराखंड की आपने बात करी कि जो हिमालयन स्टेट के कंसेप्ट पे अलग से जब उत्तर प्रदेश से बना, तो जो गैरसैंण है इट इज कंसिडर्ड सोल ऑफ दैट उत्तराखंड मूवमेंट, उसका आंदोलन की आत्मा कहा जाता है। तो अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसको समर कैपिटल भी बनाया। कुछ लोग ज्यादातर डिमांड ये है कि उसको परमानेंट कैपिटल बना दें। आपका क्या इसमें टेक है? क्या आप इसमें समझते हैं कि गैरसैंण का तो बड़ा क्लियर है कि गैरसैंण को परमानेंट कैपिटल होना चाहिए। ये जो समर कैपिटल विंटर कैपिटल वाली बात होती है ना, इसमें तो लॉसेज है बहुत ज्यादा, मतलब वो हो नहीं पाता है ठीक तरीके से, इतना मूवमेंट होता है, फाइलें नहीं पहुंच पाती। मान लो गैरिसन समर कैपिटल है, मैं वहां पे गया किसी डिपार्टमेंट में और मैं अपना केस प्रोसेस करने के लिए बोलता हूँ, तो वो कहेगा कि अथॉरिटी वाली फाइल जो है वो तो देहरादून में छूट गई है। तो ये सिस्टम तो नहीं हो सकते। गैरसैंण मतलब डिमांड ही हमारी ये थी कि पहाड़ी इलाके को कंसिडरेशन नहीं दी जा रही है यूपी में। अगर पहाड़ी इलाके को कंसिडरेशन देनी है तो गैरसैंण को तो कैपिटल होना चाहिए। हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं
कि गैरसैंण का मतलब, गैरसैंण एक वो जो नाम है एक जगह, भराड़ीसैंण, गैरसैंण। गैरसैंण का मैं बोलता हूँ, गैरसैंण को अगर आप सेंटर पॉइंट लें नक्शे में लगा करके और 30 किलोमीटर का ना एक पूरा रेडियस बना दें जी, डायमीटर बना दें, 15 किलोमीटर का चलो रेडियस बनाए, उस इलाके के अंदर हमें सारे वो एसेंशियल महकमे जो कि कैपिटल के साथ में होते हैं, सेक्रेटेरिएट हो गया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस हेडक्वार्टर हो गया, ये कंस्ट्रक्शन के लिए पीडब्ल्यूडी के जो मेन हेडक्वार्टर्स हो गए, इरिगेशन के हो गए, बिजली विभाग के हो गए, हेल्थ के हो गए, एजुकेशन के हो गए, जितने ये होते हैं इन सबको ऊपर जाना है। जी, इन सबको ऊपर जाए तभी जाकर के कैपिटल परमानेंट होगी। बिल्कुल। उसमें कुछ प्राइवेट भी जरूरत है। मैक्स हॉस्पिटल ऊपर जाना चाहिए, मतलब ऋषिकेश की जगह जब वो गैरसैंण पहुंचेगा या गैरसैंण से और भी कई जगह पहुंचेगा तभी बनेगा, एक जगह नहीं हो सकता गैरसैंण। तो जब ये 30 किलोमीटर के इलाके में ये बनेगा, उसके लिए आजकल एक हमारा आर्किटेक्ट है कृष्ण कुडियाल, दून स्कूल से पढ़ा हुआ है, IIT रुड़की से उसने आर्किटेक्चर करी है, वो केदारनाथ में हमारा मेन जो टेक्निकल एडवाइजर है वो रहा है। वो आजकल एक मॉडल बना रहा है, हम उसे बोलते हैं सैंड मॉडल। जैसे जैसे ग्राउंड पे जमीन की, वाकई में जमीन पे कैसे बनावट होती है, फौज में बनाए जाते हैं सैंड मॉडल जब ट्रेनिंग एक्सरसाइज हम करते हैं, उस मॉडल में कृष्ण कुडियाल वर्कआउट कर रहा है कि कौन सी जगह पे कौन सा डिपार्टमेंट आएगा। मान लो गैरसैंण सेक्रेटेरिएट है तो पुलिस हेडक्वार्टर सबसे नजदीक रहना चाहिए, तो बिल्कुल नजदीक होना चाहिए। हो सकता है कि कहीं पे हमारा इरिगेशन या पीडब्ल्यूडी थोड़ा पीछे रहना चाहिए, तो 15 किलोमीटर दूर गरुड़ के रास्ते में भी हो सकता है। कोई हो सकता है कि गैरसैंण से ठीक है। जो जो सड़क जा रही है सल्ट की तरफ, वहां पे होगा, लेकिन वो पूरे 30 किलोमीटर के इलाके को हम बोलेंगे गैरसैंण एक राजधानी, क्योंकि पहाड़ की राजधानी ऐसे ही हो कैपिटल सकती है। रीजन। यस, और क्या वो कैपिटल रीजन जो है ना, वो फिर सबको धीरे धीरे अट्रैक्ट करेगा ऊपर लाने। जी, ये हमारा गैरसैंण का एक प्लान चल रहा है। तो सर जैसे आप प्लान बता रहे हो उसमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर अगर आम आदमी पार्टी आ गई तो फिर गैरसैंण को परमानेंट कैपिटल बना दिया जाएगा। नहीं, अगर नहीं, ये तो मतलब हम तो कहते हैं कि गैरसैंण तो होना ही परमानेंट कैपिटल चाहिए था, तो हम तो पक्का उस पर 100% वर्कआउट करना शुरू कर दिया। अच्छा, राइट। एक और एक बात ये थी कि प्लानिंग तो नहीं बोलूंगा, आम आदमी पार्टी ने पहले भी अटेम्प्ट्स किए हैं, विधानसभा में भी, लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी प्रेजेंस रहा है, कैंडिडेट्स रहे हैं, अभी तक इतना सक्सेस नहीं मिला है। अब जैसे आपको भी पता है कि मेनली इधर बीजेपी और कांग्रेस डोमिनेट करती है पॉलिटिक्स को, एंड बोथ हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। बीजेपी का भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, कांग्रेस का भी है कहीं ना कहीं। आम आदमी पार्टी में कहा जाता है ये लैकिंग है। सो हाउ विल यू ओवरकम दिस वीकनेस? देखो, इसको अगर आप दूसरे तरीके से देखें, दोनों पार्टी हैं बीजेपी और कांग्रेस, हर कोई बात कर रहा है कि एक तीसरा विकल्प की जरूरत, ये तो बात हो रही है। अब तीसरा विकल्प आता है, मान लो अजय कोठियाल पार्टी, कितनी मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी अजय कोठियाल पार्टी के लिए। एक आम आदमी पार्टी है, उसके पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने को प्रूव कर रखा है, उसके पास में वो तरीके हैं जो ग्राउंड पे रिक्वायरमेंट है उनको कैसे पूरा करा जाए। तो क्या अजय कोठियाल पार्टी होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी होनी चाहिए तीसरा विकल्प? लोग आज चाह रहे हैं उस विकल्प को। जब उस विकल्प के शुरुआत होती है तो उसमें कोई डाउट तो नहीं है, जैसे हम पहले कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी की सोच, आम आदमी पार्टी का तरीका, जो समाज को जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो उन्होंने पूरी करी है, वही हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार, बिजली, पानी, इस तरीके की चीजें। अजय कोठियाल को अगर देखा जाए तो मैं दोबारा वही बोल रहा हूँ कि क्या यूथ फाउंडेशन के लड़के इंडियन आर्मी में गए हैं? पाकिस्तान में आर्मी में तो गए नहीं कि पता ना चले कहाँ पे हैं। केदारनाथ में इतने सारे लोग मूवमेंट कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। नंदा देवी राज्य यात्रा सबसे मुश्किल टाइम पे हमने कंडक्ट कराई है। लोगों का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है दिल्ली के अच्छे हॉस्पिटल्स में, कोई 550-600 वो हमने कराया है। जब ये सब चीजें हो रखी हैं तो फिर ये आम आदमी पार्टी को तो चैलेंज जरूर आएगा, क्योंकि दो स्टैब्लिश पार्टी है, एक कोई 1915-20 से होगी, एक कोई उससे पहले से भी होगी। ये पार्टी पिछले 7-8 साल में आकर के प्रूव कर रही है। और दिल्ली जैसे पॉलिटिकल बैटलफील्ड में, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी की घमासान होती है, जहाँ पे हर पार्टी कभी अथॉरिटी छीनने के लिए कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारी पावर दे देती है, कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो को हटा देती है स्टेट गवर्नमेंट से, कहीं पे फंक्शनिंग में चैलेंज करते रहती है, वहां पे आम आदमी पार्टी ने जब अपने को साबित करा है, तो फिर तो ये तो इतने कम टाइम में स्टैब्लिश होने वाली पार्टी है, आएगी यहाँ पे, आ रही है, और उत्तराखंड का अच्छा भी होगा जरूर। जी, 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 जी कर्नल साहब,
आपका जो आपने जब ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी में तो बड़ा एक फैन फेस, बड़ा आपको मतलब सब जगह पोस्टर्स लगे, पूरा एक उत्तराखंड का में आदमी पार्टी के चेहरा भी हैं। अरविंद केजरीवाल जी अभी बीकानेर देहरादून आते हैं सॉरी देहरादून आते हैं अरविंद केजरीवाल जी, और वहां आपके नाम की घोषणा नहीं करते हैं, मतलब आपके नाम को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की आगे वो नहीं रखते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस से कुछ बड़े नाम आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए अभी आपको सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? और दूसरा, क्या अपोजिशन कहता है कि 70 कैंडिडेट नहीं है आम आदमी पार्टी के पास, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, पहले तो सीएम फेस क्या है कि क्या सीएम फेस को उत्तराखंड नवनिर्माण करना चाहिए कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर के करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन मतलब उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी एक, हम उसमें एक सीनियर नेता की तरह हैं। आज हमारा काम है बड़े सिंपल तरीके से पूरी टीम को लेकर के कैसे उनके साथ डिस्कस करके अलग अलग इलाकों की जो रिक्वायरमेंट होती है उनको समझ करके और एक बेस, एक प्लेटफॉर्म को और अच्छा स्ट्रॉन्ग करें। अभी तो टाइम है, ये तो सब तरीके होते हैं कि किस टाइम पे क्या डिक्लेयर करना चाहिए, उसको मैक्सिमम एडवांटेज भी ली जाती है उस चीज से, इसलिए कि समाज को समझ में तो आए हम काम क्या कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि सीएम का चेहरा कोई हो, पार्टी सबके लिए एक जैसी है और सबसे अच्छे आदमी को वो अपने आप छांटेगी और सीएम का चेहरा बनाएगी, जल्दी करेगी डिक्लेयर इस चीज को भी। और पॉलिटिकल पार्टीज की तरह ये नहीं कि वो जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में बताया जाएगा कि कौन सीएम है, वो दिल्ली से बताया जाएगा, वैसा नहीं होगा। दूसरा, आप कह रहे हैं, आपने शायद कहा कि लोग ज्वाइन करना चाहते हैं दूसरी जगह से, ये बोला आपने? ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि और बड़े लीडर्स आ सकते हैं, तो उनको उनके आगे मतलब एक तरह से इस कारण आपका नाम अभी डिक्लेयर नहीं करे, हो सकता है कुछ बड़े नाम और डिक्लेयर, इस तरह का कहा जा रहा है। देखिए, बड़े लीडर्स तो आना चाहिए, अच्छे लीडर्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, खाली ये है कि कुछ उनके एक हम मतलब पार्टी के वो हैं, कैरेक्टर तो देखा जाएगा। आदमी के अंदर अगर देशभक्ति है, जी जी। आदमी के अंदर इच्छा है कि मेरा उत्तराखंड वाकई में जो 2000 में जब बना था वो क्यों अभी ऐसा रह गया है, वो उसके अंदर चिंता हो, पीड़ा हो, समझदार आदमी हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए, करप्शन चार्ज नहीं होने चाहिए। अगर देशभक्ति और ऐसी चीजें हैं तो खाली वही नहीं, सबको वेलकम है, आम आदमी पार्टी में आए, जी उनको ज्वाइन कराया जाएगा। सर, अभी यही जो लीडर्स की बात चल रही है, इसमें मान लीजिए कोई ऐसे लीडर्स भी हो सकते हैं हु माइट बी पॉलिटिकली नाइस, यानी इलेक्शन जीत लेंगे, उनका फॉलोइंग होगा, बट कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं। फॉर्मली एज अ पॉलिटिशियन बोल सकते हैं कि मेरे को पीड़ा है, बट उनके कामों में वो पीड़ा झलकती नहीं है। तो अगर मान लीजिए ऐसे लोग आम आदमी पार्टी पे आएंगे तो आपका क्या स्टैंड है? ये तो देखना पड़ेगा क्योंकि ये तो केस टू केस बेसिस है। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे एक ही तरीके के कैरेक्टर होंगे, वो इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है ना, केस टू केस देखना पड़ेगा कि उसको एक्सेप्टेबिलिटी उसकी है कि नहीं है वो। लेकिन पैरामीटर्स वही रहेंगे कि करप्शन नहीं होना चाहिए, उसका पर देशभक्ति पक्का दिखनी चाहिए उसके अंदर वो उत्तराखंड की जो तरक्की के लिए जो आम आदमी पार्टी यहाँ पे आ रही है उस तरीके की भावनाएं होनी चाहिए, एक जानकारी उसको बेसिक होनी चाहिए क्या वाकई में समाज को जरूरत है। तो अगर ये इस तरीके का आदमी आएंगे तो उनको इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस पे पार्टी डिसाइड करके और हाँ बोलेगी या ना बोलेगी। जी कर्नल साहब, आप एक फ्रेश फेस हैं कर्नल कोठियाल, और एक क्लीन इमेज आप अपने साथ लेके आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, तो उत्तराखंड के लोगों को लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और विजन क्या है आपका उत्तराखंड के लिए कर्नल साहब? देखिए, फौज से छोड़ करके इस फील्ड में आया हूँ ये सोच करके कि जब मैं फौज में था उस टाइम पे जो हमने काम करने की कोशिश करी अपने बूते पे, यूथ फाउंडेशन हो गई जो खड़ी करी है, केदारनाथ में टीम बिल्डिंग का काम करा है, गवर्नमेंट ने करवाया लेकिन उस डिपार्टमेंट से कराया जो कि कभी भी कंस्ट्रक्शन वाला नहीं होता है, जैसे बोलूंगा टीम अजय कोठियाल, ये अपना नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो जब ये सब चीजें मैंने देखी कि हम ये कर सकते हैं तभी हम फिर आए पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म एक हमें दिखा कि गवर्नमेंट अगर करेगी तो बहुत अच्छे तरीके से रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, ये जो हेल्थ एजुकेशन के जो फील्ड है वो कर सकती है ठीक से, क्योंकि उन वहाँ पे तो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ठीक करना है। तो आम आदमी पार्टी का विजन यही है, ये सब डिपार्टमेंट्स के जो तरीके हैं इनको इनको ठीक करा जाए और इसमें
सबको ये समझने की जरूरत है कि हम, ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई चीजें साबित करके नहीं दिखाई है, हम पे जरूर यकीन रखिए, हमें भी सपोर्ट की जरूरत है। अगर हमें आप सपोर्ट देंगे तो जो हम अपने विजन दिखा रहे हैं, एक के बाद एक दिखाते रहेंगे, अभी बिजली दिखाई है, फिर कुछ और दिखाएं, यकीनन वो ग्राउंड पे होगा। और आज जरूर एक चीज हम सबको समझना है कि वाकई में उत्तराखंड ना, चाहे कोई कुछ बोल ले, किसी भी तरीके से हाईलाइट कर ले, उत्तराखंड वाकई में पहाड़ों में बहुत बुरी स्थिति में है। मतलब वहां पे समाज हिल रखा है, और अगर समाज हिल गया तो फिर उत्तराखंड रहा क्या। वो चीजें जरूर देखनी है, और हमें सपोर्ट की जरूरत है आप सब। अभी लोगों के सवाल आते रहते हैं, लास्ट एक सवाल आपसे कर्नल साहब, आपने गंगोत्री, उत्तरकाशी में गंगोत्री से चैलेंज आपने लड़ने की बात की थी, वो हालांकि वो चुनाव हो नहीं पाया, सीएम साहब ने रिजाइन कर दिया। अब आपका कौन, कहाँ लड़ेंगे कर्नल कोठियाल, ये जनता जानना चाहती है कि कहाँ से वो असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, पहले तो ये था कि हम ना कहीं से और से भी लड़ सकते हैं, लेकिन जब आया कि सीएम तीरथ सिंह रावत जी गंगोत्री से लड़ेंगे इंटरिम इलेक्शन, तब तक हमारा इंटरिम इलेक्शन का आम आदमी पार्टी का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि ये एक सिचुएशन ऐसी आई जिसमें हम दिखाना चाहते थे कि इस इलेक्शन में लड़के हम अपना पूरा विजन बगैर बताए ग्राउंड पे करने की एक स्टेट उसमें लेके आना चाहते थे। तब ये डिसाइड हुआ, अगर तीरथ सिंह रावत जी एज चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड गंगोत्री से इलेक्शन लड़ते हैं तो कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ेगा। अब ये क्योंकि स्टैंड लिया गया है, तो अब ये डिसाइड हो गया है कि अजय कोठियाल गंगोत्री से ही लड़ेगा। अच्छा, वेरी गुड। तो ये आज आपने डिक्लेयर कर दिया कि कर्नल कोठियाल विल फाइट फ्रॉम गंगोत्री। और गंगोत्री में जो घूम रहा हूँ ना, सब यही बोल रहे हैं कि तू क्यों भाग रहा है यहाँ से, तू तो हमारा बेटा है, तेरी कर्म भूमि है, तेरे को तो यही रहना चाहिए। तो मैं और अच्छा लग रहा है उसमें। सो कर्नल कोठियाल, आज आपने अपना व्यूज और विजन शेयर किया हमारे साथ, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी होप 2022 में भी उत्तराखंड के लिए फायदा होगा कुछ, whatever the result is, whatever the activities that happen in the election, we hope the people get a good choice, लोगों का फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द पाइनियर का टीम फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद अस। नमस्कार सर। And I am also thankful to the complete team of Pioneer, including all seniors who were sitting there. आज मेरे को आप सबसे मिलने का भी मौका मिला, और आपके जरिए मेरे को उत्तराखंड के बहुत सारे लोगों तक पहुंचने का भी मौका मिला होगा। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद। जय हिंद। थैंक्स सर, थैंक यू।